नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। बड़ी खबर इजराइल से। इजराइल को हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की धमकी। हम इजराइल से जंग जारी रखेंगे, ये कहा है कासिम ने। हिजबुल्लाह की शक्ति खत्म नहीं हुई है, हिजबुल्लाह को खत्म करना असंभव, ये कहते हुए कासिम। तो इजराइल ईरान में जंग परमाणु युद्ध में बदल सकता है। इजरायली सेना प्रमुख ने लगातार तीसरे दिन चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। इजराइल ने कहा है कि इस बार आईडीएफ ईरान में उन ठिकानों पर हमले करेगी जिससे उसने पिछली बार के हमले में छोड़ दिया था। सवाल यही है कि ईरान पर इजराइल की इस धमकी का कोई असर पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो क्या ईरान इजराइल पर हमला करेगा? अगर ईरान ने हमला किया तो क्या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर देगा? अरब में विनाश की असली आग अब लगने जा रही है। तबाही का असली दौर अब शुरू होने जा रहा है। इस्राइल और ईरान में युद्ध खत्म होने के बजाय भड़कने जा रहा है। नेतन्याहू और उनकी सेना ने बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया है। अगर ईरान ने 26 अक्टूबर के हमले का बदला लेने की कोशिश की तो अरब में विनाश का नया गेट खुल जाएगा। इजराइल के सेनाध्यक्ष ने चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला करने की दुस्साहस की तो इस बार इजराइल उन टारगेट को खत्म करेगा जिसे उसने 26 अक्टूबर के हमले में छोड़ दिया था। ईरान को आईडीएफ चीफ की यह लगातार तीसरे दिन तीसरी बड़ी चेतावनी है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान ने पलटवार किया तो इजराइल जबरदस्त हमला करेगा। इजराइल ने ईरान में अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने, ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का घर, ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान का घर, ये वो 5 टारगेट हैं जिन पर इजरायली सेना हमला कर सकती है। नेतन्याहू ने ईरान पर अगले आक्रमण की जिम्मेदारी शिन बेत को दी। इस बात का संकेत तब मिला जब नेतन्याहू ने नए उप प्रमुख की नियुक्ति कर दी, लेकिन डिप्टी चीफ कौन बना है, इसे गुप्त रखा गया है। इजराइल ने शिन बेत के डिप्टी चीफ के नाम और पहचान का खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि शिन बेत का नया उप प्रमुख ईरान के मामलों का एक्सपर्ट है और ईरान में इजराइल के ऑपरेशन का मुखिया रह चुका है। इस शख्स ने हानिया को खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई थी। शायद इसीलिए अफसर के नाम को गुप्त रखा गया है। हानिया की मौत के बाद इसे वापस इजराइल बुला लिया गया था।
अब उसे शिन बेत का उप प्रमुख बनाया गया है। इसका मतलब यह भी है कि अब शिन बेत को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इजराइल और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 26 अक्टूबर के हमले में इजराइल ने ईरान के सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया। इजराइल का दावा है कि हमले में ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। ऐसे में अब ईरान खुद की रक्षा करने में असमर्थ है। इजराइल का यह भी दावा है कि अब ईरान में हमला करना बहुत आसान है, क्योंकि ईरान कवच विहीन हो चुका है। तो इजराइल का दावा है कि 26 अक्टूबर के हमले में उसने ईरान के सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया है। ईरान की सुरक्षा में सबसे पहले रूस के S-300 डिफेंस सिस्टम तैनात थे। दूसरी लेयर के तहत ईरान ने रूस के ही पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। तीसरी लेयर में ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम खोरदात की तैनाती कर रखी है, जबकि चौथे और अंतिम पंक्ति में भी ईरान ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बावर को लगा रखा है। अब इजराइल का कहना है कि 26 अक्टूबर को हमले में उसने ईरान के पहली लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 3 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ईरानी एयर डिफेंस की पहली लेयर खत्म हो चुकी है। ईरान का सुरक्षा चक्र कमजोर हो चुका है। इजराइल का दावा है कि ईरान में अब हमला करना बहुत आसान हो गया है। इजराइल के हमले में ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का सुरक्षा घेरा तबाह हो चुका है। ऐसे में इजराइल ने ऐलान किया है कि अब ईरान पर हमला करना बहुत आसान हो गया है। ईरान अगर इजराइल पर हमला करने की हिमाकत करता है तो इजरायली सेना उसका वजूद मिटा देगी। आईडीएफ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने 26 अक्टूबर को जो हमला किया था वो मुख्य रूप से ईरान के सुरक्षा कवच को ध्वस्त करने के लिए किया था। इस हमले में न सिर्फ ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम जल गए, बल्कि ईरान का मिसाइल मिशन भी समाप्त हो गया। इसकी पुष्टि इस सैटेलाइट तस्वीर से हुई है। ये ईरान के सेमनन प्रांत की सैटेलाइट तस्वीर है। सैटेलाइट तस्वीर में जो इमारत जली हुई दिख रही है वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का बेस था। यहाँ ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण करता था, लेकिन इजराइल के हमले में यह बेस अब पूरी तरह से जल चुका है। हमले से पहले ईरान का मिसाइल बेस इस तरह से दिखता था, लेकिन 26 अक्टूबर के हमले के बाद ईरानी मिसाइल बेस अब इस तरह है, हमले से बर्बाद और तबाह। इजराइल का दावा है कि इस हमले के बाद ईरान के मिसाइल मिशन को बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है। इजराइल का कहना है कि 26 अक्टूबर का हमला इसलिए किया गया था ताकि ईरान को बताया जा सके कि इजरायली सेना ईरान में कहीं भी हमला करने का मादा रखती है। इस संदेश के बाद भी अगर ईरान नहीं माना, अगर उसने इजराइल पर फिर से पलटवार किया तो अंजाम बहुत भयानक होंगे। इजराइल की धमकी के बाद ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। ईरान ने कहा है कि इजराइल पर हमला जरूर होगा। ईरानी सेना 26 अक्टूबर के हमले का बदला अवश्य लेगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने कहा है कि ईरानी सेना सही वक्त आने पर इजराइल को करारा जवाब देगी। मतलब यह कि ईरान धमकियों से नहीं डरेगा,
इजराइल पर पलटवार करके ही मानेगा। ईरान के खिलाफ काउंटर प्लान तैयार करने के लिए अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर माइकल कोरिल्ला तेल अवीव पहुंचे। वो इजरायली सैन्य अफसरों के साथ बैठक कर ईरान को रोकने की रणनीति बना रहे हैं। छब्बीस अक्टूबर को ईरान पर इजरायली मिसाइल वर्षा के बाद यह माना जा रहा था कि अब जंग के बादल साफ होंगे, लेकिन इस हमले के बाद परिस्थितियां और तेजी से बिगड़ रही हैं, जो पूरे अरब में जंग की बड़ी आग भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लेबनान के बालबेक में बमबारी की खबर है। हिज़्ब ठिकाने पर आईडीएफ ने हमला किया है। इजरायल की बमबारी का वीडियो भी सामने आया है। अरब के मोर्चे पर महासंग्राम की तैयारी हो रही है, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी परमाणु महासंग्राम की तैयारी तेज कर दी है। रूस के न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल, नभ तीनों सेनाओं ने परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस साल दूसरी बार रूसी सेनाएं परमाणु युद्धाभ्यास कर रही हैं। इस युद्धाभ्यास की निगरानी खुद राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास से नेटो संगठन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पुतिन पूरे यूरोप पर संकट बन सकते हैं और इसके साथ ही वो अरब की जंग में एंट्री कर सकते हैं। इस न्यूक्लियर ड्रिल के पीछे क्या है पुतिन का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। Поддерживает контакт, фокусирует контакт. 23 मीटर ऊंची यार्स का सिर ऊपर उठा और आग धुएं की लहर छोड़ती आसमान की तरफ उड़ चला। समंदर की छाती चीरकर दहकते गोले की तरह आसमान की ओर बढ़ चली सिनेवा मिसाइल। इसी तरह समंदर पर सूरज की तरह चमकी बुलावा और बादलों को चीरती हुई गायब हो गई। आसमान में गरजते Tu-95MS बॉम्बर क्रूज मिसाइलों की बरसात करने लगे। रूस ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। पुतिन के आदेश पर तीनों सेनाएं युद्ध की तैयारी में जुटी। इस युद्धाभ्यास को रिटेलिएटरी एक्शन यानी पलटवार कहा गया। रूस ने कहा है सेना परमाणु हमले का जवाब परमाणु हमले से देने की प्रैक्टिस कर रही है। साल 2024 में रूस दूसरी बार परमाणु युद्धाभ्यास कर रहा है। इस युद्धाभ्यास को राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन के सिचुएशनल रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देखा। व्लादिमीर पुतिन ने 29 अक्टूबर को परमाणु युद्धाभ्यास का आदेश दिया और 29 अक्टूबर की रात से ही तीनों सेनाओं ने परमाणु हमलों की ड्रिल शुरू कर दी। रूस ने कहा है कि तीनों सेनाएं परमाणु हमले का जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। परमाणु हमला होने की स्थिति में सेनाएं कैसे पलटवार करेंगी, इसका अभ्यास किया जा रहा है। मॉक टारगेट बनाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। फुल स्केल परमाणु युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि परमाणु हथियार रूस की संप्रभुता की रक्षा के लिए ही उपयोग किए जाएंगे, लेकिन जिस तरह के हालात दुनिया में तैयार हो रहे हैं उनको देखते हुए परमाणु युद्ध के लिए तैयारी करना जरूरी है। रूस ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलें इस युद्धाभ्यास में इस्तेमाल की। रूस ने 3 तरह की मिसाइलों से युद्धाभ्यास किया।
और ये मीडियम रेंज से इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की मिसाइलें। पहली मिसाइल है यार्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल को रूस के प्लेसेट्स न्यूक्लियर बेस से लॉन्च किया गया। पूरी धरती पर कहीं भी हमला करने की क्षमता रखने वाली यार्स की रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। खास बात यह कि यह मिसाइल एक साथ 10 परमाणु बम ले जा सकती है और ये सब अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकते हैं। दूसरी मिसाइल है सिनेवा SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसे रूसी सबमरीन ने बैरेंट्स सागर से फायर किया। इस मिसाइल की रेंज 11,500 किलोमीटर तक की है। यह भी यार्स की तरह हमला करती है और एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। तीसरी मिसाइल है बुलावा। यह भी सिनेमा की तरह सबमरीन से लॉन्च की जाती है। इसे ओखोत्स्क सागर से लॉन्च किया गया। इस मिसाइल की रेंज 8,300 किलोमीटर तक है। यह भी सिनेमा की तरह 10 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। रूसी वायुसेना ने Tu-95MS परमाणु बॉम्बर से भी हमले का अभ्यास किया। इससे KH-55MS क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई। इन मिसाइलों की रेंज 2,500 किलोमीटर तक हमला करने की है। एक मिसाइल 200 किलो टन का परमाणु हथियार ले जा सकती है। नए नियम के तहत रूस की संप्रभुता पर खतरा होने पर परमाणु हथियार प्रयोग किए जाएंगे। इसके अलावा नॉन न्यूक्लियर स्टेट यानी ऐसे देशों के खिलाफ भी परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो परमाणु शक्ति नहीं है। यानी अब पुतिन ऐसे देशों पर भी हमले का आदेश दे सकते हैं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। और इस लिस्ट में यूक्रेन सहित कई नाटो देश आते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अब रूस अमेरिका को डबल फ्रंट संकट में उलझाने की ओर बढ़ रहा है। लॉन्ग रेंज हमले होने पर पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले कर सकते हैं। पुतिन सीधे अरब के युद्ध में शामिल हो सकते हैं। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन का ऐलान किया है। इधर रूस ने ईरान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का ऐलान किया है। ऐसे में अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी और अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो रूस ईरान की तरफ से जंग में उतर सकता है। रूस ने इसी मकसद से अपने न्यूक्लियर ट्राइड को एक्टिव किया है ताकि जरूरत पड़ने पर पल भर में यूरोप से लेकर अरब तक परमाणु हमले किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और बाल्बेक में हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट। IDF के हमले का एक और वीडियो सामने आया। हमले से एक इमारत पूरी तरह ध्वस्त। तो बाल्बेक में IDF के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। एक इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। तो IDF जहां एयर स्ट्राइक कर हिज्ब के हथियार डिपो तबाह कर रही है, वहीं ग्राउंड फोर्स सुरंगों में मौजूद हिज्ब के हथियारों को नष्ट कर रही है। अब हिजबुल्लाह के नए चीफ ने इजराइल के खिलाफ जंग का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। नईम कासिम इजराइल में फिदाइन हमलों की तैयारी में, जिसके लिए उन्होंने खामनेई से चर्चा शुरू कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ईरान से हिज्ब लड़ाकों के लिए हथियार की नई खेप भी लाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कैसे आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस घंटे पहले नईम कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी, जिसका असर अब इजराइल तक दिखने लगा है।
हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट प्रहार शुरू कर दिए। ड्रोन से हमले कर इजरायली शहरों को दहलाया जा रहा है। हिजबुल्लाह में इस नए शक्ति संचार की वजह नईम कासिम को माना जा रहा है, जो इस वक्त तेहरान में मौजूद है और इजराइल की तबाही के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नईम कासिम की रणनीति इजरायली सेना को नहीं बल्कि इजराइल को दहलाने की है, जिसके लिए कासिम ने 2 प्लान तैयार किए हैं। प्लान ए, इजराइल में फिदाइन हमले किए जाएं। प्लान बी, इजराइल की धरती पर हमले की रफ्तार बढ़ाई जाए। इसी ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने के लिए नईम कासिम ईरान पहुंचे हुए हैं। खबर है कि नईम कासिम सीधे खामनेई से बात कर रहे हैं। नईम कासिम इजराइल में एक्टिव ईरानी एजेंट से कुछ स्लीपर सेल्स की कमान लेना चाहते हैं ताकि अपने हिसाब से इजराइल पर फिदाइन हमले करवा सके। एक तरफ कासिम फिदाइन प्लान पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 6 शहरों पर बड़े हमले किए हैं। इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल का एक हर्मीस 900 ड्रोन को तबाह करने का दावा है, जिसकी कीमत $5 मिलियन बताई जाती है। यह मालोट तारशीहा शहर की तस्वीर है, जहां हिजबुल्लाह का रॉकेट रिहायशी इलाके पर जाकर गिरा, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। हिजबुल्लाह ने मालोट तारशीहा शहर पर हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें धमाके के बाद शहर में जबरदस्त तबाही नजर आ रही है। लहरिया पर ईरान ने ड्रोन वर्षा की। हालांकि ड्रोन को आयरन डोम ने तबाह कर दिया, लेकिन तबाह ड्रोन का एक हिस्सा ब्रिज पर जाकर गिरा। इजराइल के गलीली पर रात के वक्त हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया, जिसका वीडियो भी हिजबुल्लाह ने जारी किया। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजराइल के हर्मीस 900 UAV को भी तबाह करने का दावा किया है। नईम कासिम बिल्कुल अपने मिजाज के मुताबिक इजराइल पर हमले करवा रहे हैं, लेकिन इन्हें जारी रखने के लिए उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। नंबर 1, हिजबुल्लाह के पास हथियारों की भारी कमी हो चुकी है। नंबर 2, सीरिया से हथियार सप्लाई रूट तबाह होने से नए हथियार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में इन हमलों को जारी रखना हिजबुल्लाह लड़ाकों के लिए बेहद मुश्किल है। इसलिए कासिम का फोकस फिदाइन हमलों पर है। हालांकि वो सप्लाई रूट को फिर से शुरू करने पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई का नया संभावित रूट क्या हो सकता है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पहले ईरान के जरिए सीरिया होते हुए हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंचते थे। इसके लिए मसना क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इजराइल ने 2 हफ्ते पहले यहां एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें इस पूरे रूट को तबाह कर दिया गया था। अब नईम कासिम ने लेबनान में हथियार लाने के लिए 3 नए रूट तय किए। पहला है टार्टस क्रॉसिंग, दूसरा अल दबूसिया क्रॉसिंग और तीसरा तल कलाक क्रॉसिंग। ये सीरिया को लेबनान से जोड़ते हैं। अब इन्हीं रास्तों के जरिए हिज्ब लड़ाकों तक हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। नईम कासिम ने इजरायली खतरे को देखते हुए एक बी रूट भी तैयार किया है। इस रूट में तुर्की भी शामिल है।
माना जा रहा है कि ईरान से होते हुए तुर्की के रास्ते पहले हथियारों को भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाएगा और फिर सीरियाई तटों के पास से होते हुए लेबनान तक हथियार पहुंचाए जाएंगे। इस रूट को जल्द से जल्द शुरू करना कासिम के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास अब हथियार बेहद सीमित संख्या में बचे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अपने एक बयान में कहा, आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन कामयाब हो रहा है। हमने हिजबुल्लाह की कमांड चेन को तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के पास अब 20% हथियार ही बचे हैं। इजराइल को डर है कि किसी भी वक्त उसे ईरान के खिलाफ सीधी जंग में उतरना पड़ सकता है। ऐसे में वो हिजबुल्लाह की बची हुई ताकत को भी पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। इसीलिए इजराइल ने लेबनान में बमबारी पहले से दोगुनी कर दी। ये सिदोन की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल ने 1 घंटे में 3 बार एयर स्ट्राइक की, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी मिली। यहां हिजबुल्लाह के एक बड़े सुरंग नेटवर्क को तबाह कर दिया गया। नाकूरा में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया और उसका वीडियो जारी किया। साइदा में इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। यहां रिहायशी इमारतों पर बम गिराए गए। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एता अल साहब में रद्वान फोर्स के कमांडर ने आईडीएफ के सामने सरेंडर कर दिया। उसे यहां मौजूद एक सुरंग से पकड़ा गया। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में काफी अंदर तक पहुंच चुकी है। इजरायली जवान ब्लीदा और माहिबीब के आसपास 300 इमारतें ध्वस्त कर चुके हैं। करीब 8 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को समतल कर दिया गया है। मरकाबा से होते हुए इजरायली टैंक माजरात सारादा और किहाम तक पहुंच चुके हैं। किहाम में दाखिल होने के बाद इजरायली सैनिक दक्षिण लेबनान के आखिरी कोने से महज कुछ किलोमीटर दूर है, जिसे पार करते ही इजराइल दक्षिणी लेबनान से आगे बढ़ जाएगा। साफ है, अगर हिजबुल्लाह चीफ को इजराइल को रोकता है तो अपने लड़ाकों के लिए हथियारों का इंतजाम करना ही होगा, और वो भी बहुत जल्द। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बालबेक में बमबारी से जुड़ा अपडेट है। हमले में हिज्ब का हथियार डिपो ध्वस्त हो गया। हिजबुल्लाह के 9 लड़ाके मारे गए। इजरायल ने गजा में नरसंहार का नया अध्याय शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में 110 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक इजरायल के हमलों में मारे गए। इजरायल ने गाजा के बेत लाहिया पर बमबारी की है। इन हमलों के बाद अमेरिका ने भी इजरायल से स्पष्टीकरण मांगा है। इजरायल के लगातार हमलों की वजह से संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी भी मारे गए। इसके साथ ही गाजा में शरणार्थियों तक राहत सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है। देखिए इजरायल के हमलों से गाजा का क्या हाल हो चुका है। इजरायली वायुसेना के विमान कुछ ही सेकंड की उड़ान के बाद गाजा पट्टी पहुंच जाते हैं। उसके बाद गाजा के बेत लाहिया इलाके से धमाकों की आवाज आती है। धूल, धुएं और मलबे का गुबार छटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। गाजा के लोग ही गाजा के लोगों की मलबे में तलाश करते हैं, और उसके बाद पता लगता है कि इजराइल की बमबारी में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है। इजरायली वायुसेना ने गाजा के बेत लाहिया पर बमबारी की। इस हमले में 93 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई।
मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल का बम उस इमारत पर गिरा जहां शरणार्थी थे। गाजा प्रशासन के मुताबिक अभी 40 लोग लापता हैं। बेत लाहिया पर इजराइल बीते 3 दिन से जबरदस्त बमबारी कर रहा है। मंगलवार को इजराइल ने बेत लाहिया पर बमबारी की। उसके 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर उसी इलाके पर हमले किए गए। बेत लाहिया पर इजराइल के दूसरे हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। 32 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद कई लोग लापता हैं। इस वक्त इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिणी गाजा में राफा क्रॉसिंग के करीब चल रहा है, जबकि बेत लाहिया गाजा के दूसरे छोर यानी उत्तरी दिशा में है। इस दिशा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का टारगेट पूरा हो चुका है। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में इजराइल ने उत्तरी गाजा पर हमले क्यों किए? दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन शुरू होने के बाद फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा की तरफ पलायन कर गए ताकि इजराइल के हमलों से सुरक्षित दूरी पर रह सके। लेकिन इजराइल ने एक बार फिर उत्तरी गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल का दावा है कि हमास और पीआईजे के लड़ाके उन इलाकों में छिप गए हैं जहां शरणार्थी हैं। इजराइल को बेत लाहिया में हमास के कमांड कंट्रोल सेंटर की जानकारी मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर हवाई हमले किए गए। हालांकि इजराइल के इस हमले पर अमेरिका ने भी नाराजगी जताई है। अमेरिका ने इजराइल से इन हमलों पर सफाई मांगी है। फिलिस्तीनियों के नरसंहार के साथ ही इजरायली सेना के हमलों में यूनाइटेड नेशंस रिलीफ फंड वर्कर्स एजेंसी के कर्मचारी भी मारे जा रहे हैं। मंगलवार को इजरायली सेना ने एक वाहन को निशाना बनाया। यह वाहन UNRWA का था। इस हमले में UN कर्मचारी की मौत हो गई। इजराइल के हमले में अब तक 233 से ज्यादा UNRWA के कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। UNRWA के कर्मचारी गाजा के शरणार्थियों को राहत सामग्री और पानी बिजली जैसी आपूर्ति व्यवस्था देखते हैं। लेकिन आरोप है कि इजराइल UN पर भड़का हुआ है और अब संस्था के राहत कर्मियों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। अट्ठाईस अक्टूबर को इजरायली संसद ने UNRWA पर प्रतिबंध लगा दिया। इजराइल ने कहा कि UNRWA के शरणार्थियों की मदद नहीं करेगा। शरणार्थियों के मदद के नाम पर UNRWA के कर्मचारी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी इजराइल ने UNRWA के कर्मचारियों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाए थे। दरअसल UN गाजा के लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर राहत बचाव का काम सौंपता है। शायद इसीलिए प्रतिबंध के बाद इजराइल ने UNRWA पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल को हमलों का जवाब हमास भी दे रहा है। गाजा में जगह जगह हमास के लड़ाके बूबी ट्रैप और विस्फोटक लगा रहे हैं। इस वीडियो में हमास के लड़ाके हाई एक्सप्लोजिव डिवाइस शाहवाज तैयार कर रहे हैं। इसे एक मकान में फिट किया जाता है। जैसे ही IDF का मरकावा टैंक इस मकान के करीब से गुजरता है, एक जोरदार विस्फोट होता है। हमास के बूबी ट्रैप में इजरायली सेना बार बार फंस रही है।
गाजा की एक इमारत में आईडीएफ सैनिक पोजीशन लेने के लिए घुसे। इस इमारत में पहले से विस्फोटक लगे थे। जोरदार धमाके में इजराइल के 4 सैनिकों की मौत हो गई। इजराइल के विनाशक हथियार हमास से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और उसके हथियारों से आम लोगों की मौत हो रही है। इजराइल जानता है कि 5 नवंबर को अमेरिका का चुनाव है और अमेरिकी प्रशासन चुनाव में व्यस्त है। उससे पहले पहले वो गाजा का एक बड़ा इलाका खाली कराना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चेचन्या में उस सैन्य यूनिवर्सिटी पर बड़ा हमला हो गया है जिसका नाम पुतिन के नाम पर है। यह हमला पुतिन के करीबी और चेचन्या के प्रमुख रमजान कादिरोव के गढ़ में हुआ है। हमले के पीछे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना की साजिश सामने आई है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेनी फोर्स ने पहली बार चेचन्या की धरती पर धमाका क्यों किया। उससे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के इस हमले का परिणाम क्या होने जा रहा है। एक धमाका हुआ और रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा टर्न आ गया। एक हमले से न सिर्फ व्लादिमीर पुतिन बल्कि रमजान कादिरोव भी बुरी तरह भड़क गए हैं। ये धमाका चेचन्या में हुआ। 29 अक्टूबर को चेचन स्पेशल फोर्स की यूनिवर्सिटी को ड्रोन ने हिट किया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आई हैं। धमाके के बाद यूनिवर्सिटी की इमारत आग के लपटों में बुरी तरह से घिर गई। चेचन फोर्स की इस यूनिवर्सिटी का नाम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम पर रखा गया है। हमले में इसकी इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सवाल यही है, कादिरोव के गढ़ में यह धमाका किसने किया? स्पेशल फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह करने की हिमाकत किसने की? शुरुआती जांच में पता चला है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है। इस ड्रोन अटैक को यूक्रेन ने ही अंजाम दिया है। हमले को लेकर 2 थ्योरी सामने आई हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक हमला खुद यूक्रेनी फोर्स ने यूक्रेन की धरती से किया, जबकि दूसरी थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन ने हमला अपने एजेंट से करवाया। यह हमला चेचन्या के गोदरबेस में हुआ। गोदरबेस से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 1900 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन ने 1900 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को ध्वस्त किया। माना जा रहा है इतनी लंबी दूरी का हमला यूक्रेन ने पहली बार किया है। इस बात की आशंका इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यूक्रेन के पास 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम घातक स्वदेशी ड्रोन्स मौजूद हैं। इन्हें यूक्रेन ने युद्ध के दौरान ही बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने इसी ड्रोन से चेचन्या को दहलाया है। ये पहली बार है जब यूक्रेन ने चेचन्या में विस्फोट किया है। ऐसा विस्फोट जिससे पुतिन और कादिरोव दोनों आग बबूला हैं। दूसरी थ्योरी के मुताबिक चेचन्या में हमला रूस के दागिस्तान से हुआ। रूस में यूक्रेन के स्लीपर सेल मौजूद हैं। माना जा रहा है कि रूस की धरती से यूक्रेन ने अपने एजेंट्स के जरिए यह हमला करवाया। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन ने हमले के लिए रूस की धरती का इस्तेमाल किया ताकि हमले के पीछे रूस पर शक जाए, ताकि रमजान कादिरोव और पुतिन की दोस्ती में दरार आ जाए। हालांकि यह हमला यूक्रेन की धरती से हुआ या रूस की धरती से, अब तक इसका अंतिम सच सामने नहीं आ सका है। बस इस हमले के पीछे यूक्रेन की साजिश का पता चला है। अब सवाल यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की के टारगेट पर चेचन्या और उसके प्रमुख रमजान कादिरोव क्यों आ गए हैं? यूक्रेन कादिरोव को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? दरअसल चेचन लड़ाके कई फ्रंट पर रूस के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध में कादिरोव के फाइटर यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए यूक्रेनी फोर्स अब चेचन्या की धरती को टारगेट कर रही है ताकि चेचन्या को बचाने के लिए कादिरोव को अपने सैनिकों को यूक्रेन से वापस बुलाना पड़े।
अब सवाल ये है कि इस ब्लास्ट का परिणाम क्या होगा। पुतिन और उनके सहयोगी रमजान कादिरोव क्या करेंगे? इस हमले की वजह से यूक्रेन में रूस के हमले और तेज हो सकते हैं। इस बात का संकेत तब मिला जब रमजान कादिरोव ने अपने सैनिकों को यूक्रेन के बंधक सैनिकों को मारने का आदेश दे दिया। जाहिर है चेचन्या में हुए इस हमले की वजह से यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। आने वाले वक्त में यूक्रेन की धरती पर बड़ा रक्तपात शुरू होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है कि उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं और अब इसके नतीजे भी दिखने लगे। रूस ने करीब 18% यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर लिया है। जंग शुरू होने के बाद से इतने बड़े हिस्से को कभी रूस ने नहीं कब्जा और कभी रूसी झंडा फहराया नहीं गया इतने बड़े हिस्से पर। दावा है कि सर्दियों से पहले 12,000 किम के सैनिक रूस पहुंचने वाले हैं। सवाल है कि क्या इन सर्दियों में पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे? रिपोर्ट में देखिए। इसी साल जून 2024 की तस्वीरें आपको याद होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किम जोंग से मिलने पहुंचे थे, वो भी प्योंगयांग में। पुतिन से किम की मुलाकात की वजह थी युद्ध में सहयोग और उसी सहयोगी की बदौलत रूस की सेना यूक्रेन के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी है जितना बीते 2.5 साल में नहीं हुआ। एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के 196 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद यूक्रेन के करीब 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रूस का ध्वज लहरा रहा है। यूक्रेन के करीब 18% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है, जिसमें क्रीमिया, डोनबास और डोनेट्स्क के इलाके शामिल हैं। यानी किम से मिलने के बाद 3 महीने में रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है और उसकी वजह किम की सेना को माना जा रहा है। माना जा रहा है कि किम के सैनिक कुर्स्क और यूक्रेन दोनों जगह जंग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से रूसी जवान तेजी से यूक्रेनी शहरों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान में आने वाले कोरियाई संकट का भी जिक्र किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा, उत्तर कोरिया के सैनिक पहले से रूस में मौजूद हैं। उनका इस्तेमाल हम पर हमले के लिए किया जा रहा है। जल्द उनके पास 12,000 कोरियाई सैनिक होंगे और यह बहुत जल्द होने वाला है। दरअसल ज़ेलेंस्की इस वक्त आइसलैंड में मौजूद हैं, जहां उन्होंने बयान नॉर्डिक देशों के एक सम्मेलन में दिया। ज़ेलेंस्की को डर है कि आने वाली सर्दियों में रूस यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे की जंग शुरू कर सकता है, जिसमें कोरियाई सैनिक रूसी जवानों की मदद करेंगे। लेकिन सवाल है कि पुतिन को कोरियाई सैनिकों पर इतना भरोसा क्यों है? इसकी वजह है कोरियाई सैनिकों की ये तस्वीरें। दरअसल कोरियाई जवानों को बर्फ और सर्दियों में लड़ने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। कोरियाई सैनिकों को -डिग्री तापमान में हथियार चलाने से लेकर कॉम्बैट मिशन तक की ट्रेनिंग होती है। यही वजह है कि सर्दियों की जंग में इनके सामने यूक्रेन का टिक पाना बेहद मुश्किल है। बारह 12,000 सैनिक रूस पहुंचने की खबरों के बीच उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री रूस पहुंच चुकी हैं, जहां उनके सरगई लावरोव से मुलाकात होगी। दावा है कि दोनों के बीच सर्दियों के मिशन पर चर्चा होगी। दिसंबर के बाद जंग का रोड मैप तैयार किया जाएगा। रूस कोरिया से ड्रोन भेजने पर भी बात कर सकता है।
साफ है, आने वाली सर्दियां यूक्रेन के लिए तबाही लेकर आने वाली हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने भी सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन सर्दियों से पहले 1.5 लाख सैनिक की भर्ती करने जा रहा है ताकि कोरियाई सैनिकों से मोर्चा लिया जा सके। साफ है, 2025 में रूस यूक्रेन की जंग बेहद ज्यादा भीषण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हिज़्ब के नए प्रमुख नईम की धमकी, इजरायली पीएम पर फिर हमला होगा, ये कहा है नईम ने। इस बार नहीं बचेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, ये कहा है नईम ने। कोई इजरायली ही करेगा हमला, ये भी कहा है नईम कासिम ने। तो देखिए, जो नए हिज़्ब चीफ हैं उन्होंने धमकी दी है सीधे कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बचेंगे। आपको याद होगा उनके घर पर हमला हुआ था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब यहां पर क्या होगा अगला हिज़्ब का कदम। देखिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एक ऐसा शासक जिसको पश्चिमी देश सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन, इस नाम को अमेरिका के एशियाई हितों के लिए खतरा माना जाता है। अब रिपोर्ट है कि किम जोंग उन की हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसकी भनक किम को लग चुकी है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया में किम की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए गए। किम जोंग उन अमेरिका विरोधी रूसी धुरी के सदस्य हैं और पूर्वी एशिया में अमेरिका हितों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। किम जोंग ने ग्लोबल टेंशन के बीच सबसे साहसिक कदम यह उठाया कि अमेरिका का तनाव बढ़ाने के लिए अपनी सेना यूक्रेन की जमीन पर उतार दी। किम जोंग, जो पूर्वी एशिया में अमेरिका के लिए खतरा है और अब यूरोप तक अपनी सेना भेजकर वहां भी खतरा बन चुके हैं। और रूस में सेना भेजने के बाद से किम जोंग पश्चिमी देशों के रडार पर हैं और इसके संकेत साउथ कोरियाई खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट से मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया किम की सुरक्षा बढ़ा रहा है। किम के काफिले में ड्रोन डिटेक्ट करने वाले वाहन लगाए गए हैं। इसके साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगाई गई है। किम के काफिले पर ड्रोन से हमले का खतरा है। किम की सुरक्षा व्यवस्था इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि प्योंगयांग के करीब दक्षिण कोरिया ड्रोन पहुंचा है। प्योंगयांग के बाहरी इलाके में एक ड्रोन का मलबा मिला। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि ड्रोन साउथ कोरिया का है। अगर दोबारा साउथ कोरिया का ड्रोन मिला तो सीधा हमला किया जाएगा। हालांकि साउथ कोरिया ने इस दावे को गलत बताया है। साउथ कोरिया ने कहा है कि प्योंगयांग के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। और रूस के साथ युद्ध में सेना भेजने पर साउथ कोरिया ने किम जोंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का ऐलान किया था। इसके साथ ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की भी बात कही थी। अब किम जोंग की टीम यह मानकर चल रही है कि साउथ कोरिया सुप्रीम लीडर की हत्या का प्लान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।